नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। 25 मई को पीएम मोदी देहरादून में इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 2 दिन बाद सुबह 11 बजे उत्तराखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। दिल्ली देहरादून रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से ट्रेवल टाइम और कम हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। अभी देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 6 ट्रेनों की सुविधा है और वंदे भारत ट्रेन 7वीं गाड़ी होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा का समय घटकर सिर्फ 4.5 घंटे रह जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सुविधा के साथ नेशनल कैपिटल से देहरादून पहुंचने के लिए रेल मार्ग पर सबसे तेज विकल्प बन जाएगा। वर्तमान में 6 ट्रेनें राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी के बीच संचालित होती है। इनमें शताब्दी, जनशताब्दी, उत्तरांचल एक्सप्रेस, मसूरी एक्सप्रेस, देहरादून इंदौर उज्जैन एक्सप्रेस और नंदा देवी एसी सुपरफास्ट है, जो 5.5 से 9 घंटे से ज्यादा का समय लेती है। ऐसे में वंदे भारत इस रूट पर यात्रा करने वालों का काफी समय बचाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, तब से लेकर उत्तराखंड को अनेकों सौगातें मिली हैं। उस सौगात की कड़ी में वंदे भारत भी जुड़ गया है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, कि उन्होंने वंदे भारत की सौगात दी है। साथ में रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से वंदे भारत के चलने से उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी, आने जाने में उनका सफ़र अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज हरिद्वार के काली मंदिर पहुंचे। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। वहीं चंडी घाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में संतों से मुलाकात भी की। कंगना रनौत 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं। उनका बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन का भी कार्यक्रम है। खराब मौसम के चलते पिछली बार उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में 25 से 27 मई को G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में इसकी तैयारियां आखिरी चरण में है। बैठक के आखिरी दिन यानी 28 मई को सभी डेलीगेट्स को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए ओनी गांव का दौरा करवाया जाएगा और इसी के लिए ओनी गांव को सजाया संवारा जा रहा है। के लिए उत्तराखंड की जो दूसरी मीटिंग है वो नरेंद्रनगर में होने वाली है और उसके लिए आप देख सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से ओनी गांव जो है उसको तैयार किया जा रहा है। 28 तारीख को यहाँ पे डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंचेंगे और इस गांव का विजिट करेंगे। 25 से 27 तक मीटिंग्स का दौर नरेंद्रनगर में जारी रहेगा और ओनी गांव को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है इस विजिट के लिए। और हमारे साथ इलाके की नरेंद्रनगर की बीडीओ इस समय हैं, उनसे जानेंगे कि सबसे पहले श्रुति जी ये बताइए कि क्या इंतजाम आप लोगों ने क्या ध्यान में रख के ओणी गांव को किस विजन के साथ तैयार किया है? इसको सिलेक्ट करने का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि ये जो डेलीगेशन रुक रहा है वो वेस्टर्न में रुक रहा है, तो हमें वेस्टर्न के आसपास के दायरे में ही किसी गांव को सिलेक्ट करना था। फिर ओणी गांव में कुछ हमें जैसे डेलीगेशन आएगा तो उसके लिए थोड़ा एक स्पेस हमें ज्यादा चाहिए था, तो ओणी गांव में हमें वो मिला। फिर इसकी लोकेशन अपने आप में बहुत अच्छी है। फिर विजन हमारा ये था कि इसी बहाने से अगर गांव में कुछ डेवलपमेंट के काम हो सके, और चूंकि उत्तराखंड सरकार पलायन को रोकने के लिए बहुत सारी अपनी स्कीम्स भी चला रही है, उसका एक कहना चाहिए एक सपना भी है कि पलायन रोकथाम में हम कुछ कर पाए। तो उन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको अच्छा करते हैं और बेहतर करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आंगनबाड़ी भवन को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है। इसके अलावा बेसिक स्कूल, क्योंकि शिक्षा कहीं भी बेहतर होगी तो लोग जो यहाँ से पलायन करते हैं उत्तराखंड में, उसका मुख्य जो कारण रहता है वो बच्चों की शिक्षा से संबंधित होता है। तो अगर शिक्षा गांव में अच्छी मिलेगी तो पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा बाहर जाए। हम ये देख रहे हैं कि पूरे गांव में जो स्थानीय कलाकृतियां हैं उससे इसको पेंट किया गया है, जो लोकल आर्ट है, तो वो क्या थीम है जिस पर आप लोगों ने इस पूरे गांव को डेवलप किया है? थीम तो बेसिकली उत्तराखंड का कल्चर ही है, ताकि
पेंटिंग्स के थ्रू हम उत्तराखंड के कल्चर को दिखा पाएं। और पेंटिंग एक ऐसी चीज है, खूबसूरती जिससे निखर के आ जाती है। गांव अपने आप में खूबसूरत है और एक टूरिस्ट विलेज के रूप में भी ये डेवलप हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए भी हमने पेंटिंग्स को इस तरह से सजाया है ताकि सारे घर दूर से आकर्षित करें अपनी तरफ। तो जो डेलीगेट्स अब यहाँ पर आएंगे ओणी गांव में, क्या क्या उन्हें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर? देखने के लिए तो वैसे गांव की अपनी एक खुद की संस्कृति होती है, तो हम चाह रहे हैं कि वो उससे रूबरू हों अपने आप से। तो शायद हम अगर इस तरह का वो रहता है तो वो अगर किसी गांव में विजिट करना चाहे, गांव के किसी घर में विजिट करना चाहे, तो वो भी हमारे उसमें है, तो किसी गांव में उनको विजिट करा सकते हैं। इसके अलावा जितना यहाँ पे जो ये मेन इवेंट जो आप देख ही रहे हैं, मेन इवेंट इसी जगह पे होना है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह की झांकियां लगा रहे हैं। यहाँ पे कृषि विभाग झांकी लगाएगा जिसमें जो रोपाई वगैरह है वो उस समय कर रहे होंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन भी चलेगा, जैसे धान कूटने वाला है या इस तरह की जो भी जिस एक तरह से पार्टिसिपेटरी होगा वो लोकल कल्चर जो है। बिल्कुल, तो उसमें जो डेलीगेट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, बाकी उनका लंच वगैरह यहीं पे किया जाएगा। तो ओणी गांव को इस तरीके से सजाया गया और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे मेन इवेंट होना है 28 तारीख को, कल्चरल इवेंट भी होगा यहाँ पे। और जैसे श्रुति जी ने बताया है कि इसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, जैसे धान की रुपाई होगी, उस तरीके की जो चीजें होती हैं लोकल कल्चर है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ओणी गांव को इस समय पूरा तैयार कर लिया गया है 28 तारीख के लिए, जब डेलीगेट G20 के जो डेलीगेट्स है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ रॉबिन सिंह चौहान, नरेंद्र नगर, APN न्यूज। अब खबर देहरादून से, जहां नरेंद्र नगर में 24 और 25 मई को होने जा रही G20 बैठक के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह विदेशी डेलीगेट्स का एक ग्रुप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका पारंपरिक रूप से तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य की पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुति दी गई। कलाकारों को देखकर डेलीगेट्स खुद को रोक नहीं पाए। महिलाओं के साथ ही पुरुष डेलीगेट्स ने भी उत्तराखंड के गीत संगीत पर कलाकारों के साथ सुंदर नृत्य किया। सभी मेहमान एयरपोर्ट पर हुई मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आए। इसके बाद इन सभी को नरेंद्र नगर में, जहां G20 के मुख्य आयोजन हैं, वहां ले जाया गया। जोशीमठ क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान एवं BDC सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने BDC सदस्यों और अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मंथन किया। सदन में नीति घाटी से मानसरोवर यात्रा शुरू कराने और लियारी थैड़ा के रायका जखोला में विज्ञान वर्ग खोलने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने विकास कार्यों और सरकार की विभिन्न योजनाओं को सही ढंग से लागू करने पर जोर दिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने कहा कि क्षेत्र में जड़ी बूटी, फल और सब्जी उत्पादन की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने क्लस्टर बेस पर इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया। CDO ने कहा कि मनरेगा से कन्वर्जेंस करने पर इससे किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। BDC सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने बैठक में अपने क्षेत्र की समस्याएं प्रमुखता से रखते हुए तुरंत निस्तारण की मांग की है। हाँ, आज वित्तीय वर्ष 2023-24 की ये पहली BDC बैठक थी हमारी, और जनप्रतिनिधियों का हमेशा BDC बैठक के प्रति एक उत्साह रहता है कि भाई कोई कुछ अधिकारी आएगा और हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। आज की जो BDC बैठक रही, काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातें रखी गई और कुछ सकारात्मक पहलू उभर करके आए। हाँ, कुछ नाराज़गी भी जनप्रतिनिधियों को दिखी कि कुछ विभाग, जैसे आपका पशुपालन विभाग लेट से पहुंचा, कुछ विभाग यहाँ आए नहीं, तो उनके प्रति जनप्रतिनिधियों ने रोष जताया है। दूसरी बात, एक तो आज के सदन में ये बात निकल करके आई है कि जो मानसरोवर की यात्रा है वो आवश्यक रूप से किसी भी हाल में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मामला हो, ये मानसरोवर की यात्रा चालू होनी चाहिए। हर हाल में इसको चालू होनी चाहिए और उससे, इस मानसरोवर की यात्रा से सीमांत विकासखंड जोशीमठ का एक
जो पौराणिक अस्तित्व है वो तो है ही, लेकिन इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। एक तो ये है, दूसरा कुछ जो सीमांत विकासखंड है इसके हिसाब से कुछ यहाँ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ रखा गया है। और इसी के साथ आज पहली बार सीडीओ साहब यहाँ पर रहे बीडीसी बैठक में, और अच्छी बात ये रही कि सीडीओ साहब स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक बीडीसी में बैठे रहे, और लोगों को लगा कि हाँ, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो हमारी बातों को शालीनता से सुन रहे हैं। पौड़ी शहर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदरों का खौफ इतना हो चला है कि स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी इनके काटे जाने का खतरा बना रहता है। बंदरों के झुंड जहां खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहीं घर के अंदर से सामान उठा ले जाते हैं। एक मामला शहर के सर्किट हाउस मोहल्ले का है, जहां एक महिला छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। इतने में बंदरों की एक टोली छत पर आ धमकी। बंदरों से बचने के लिए वो छत से कूद गई, जिसके कारण उसके दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। उसका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घायल महिला से मिलने स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी भी पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। इस संबंध में इतना कहूंगा कि मैं जिला अस्पताल में गया था और वहीं मैंने उस महिला को देखा जिसके साथ ये घटना घटी है, और उनसे मेरी बातचीत हुई है। अपने जानने वाले लोग हैं, नगर क्षेत्र में रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि बंदरों की वास्तव में बड़ी समस्या है, क्योंकि घर तक घुसकर वो सामान उठा के ले जाते हैं, और अगर उनको भगाने की कोशिश करते हैं तो काटने के लिए दौड़ते हैं झुंड के रूप में। तो उसका नतीजा सामने दिखा आज की। वो छत में थी महिला, और वो बंदरों ने जैसे उसकी तरफ गए होंगे, वो डर के मारे इधर से कूदी छत से, और उसकी दोनों टांगें जो है फ्रैक्चर हो गई है। तो इस संबंध में मैं अभी वन विभाग से भी बात करने वाला हूँ। उन्होंने भी बात की है, मैं भी करूँगा, और उनको जो उचित मुआवजा और जो भी है ये तो मिलेगा ही, मिलना ही है, लेकिन मुआवजे से काम नहीं चलने वाला है। हल्द्वानी में आज निगम प्रशासन ने एक बार फिर अतिक्रमण अभियान चलाया, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में दोबारा दुकानें सज गईं। कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के ठीक सामने से शुरू हुआ अभियान सदर बाजार से होता हुआ मीरा मार्ग तक पहुंचा। इस दौरान नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दुकानों के सामने सड़क पर मेज रखकर सजाई गई दुकानों का सामान जब्त किया और कड़ी चेतावनी देकर दोबारा दुकानें न लगाने के लिए कहा। वहीं अवैध तरीके से बनाई गई दुकान को ध्वस्त भी कराया। इस दौरान अचानक हुई कार्रवाई को देखते हुए बाकी दुकानदारों ने सड़क पर सजाई दुकानों को तुरंत समेट लिया। अभी प्रशासन की टीम एक छोर पर ही पहुंची थी कि आधे घंटे बाद ही मंदिर के सामने से हटाई गई दुकानें सज गईं। इधर कई दुकानदारों ने आरोप भी लगाया कि प्रशासनिक टीम ने केवल बाजार की दाहिनी तरफ की दुकानों पर ही कार्रवाई की है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में बाहर से आकर बसने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी को लेकर कई सामाजिक संगठन भी मुखर हो रहे हैं। साथ ही सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक भी की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पहले से ही एक टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। वहीं जिस तरह से जियोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे लोग जो छोटे छोटे प्लॉट ले रहे हैं उसका पहले सत्यापन किया जाए। गठित है जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और वो काम करेगी। इसके साथ साथ जो बहुत सारी जगह पर एक तरह से मैं कहूँ कि जनसंख्या का जो अधिक संख्या में हुआ है, ये जियोग्राफिक जो चेंज हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उस पर भी हमने कहा है कि सख्ती से काम करें। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का वो हुआ है वहाँ की रिपोर्ट लें और वेरिफिकेशन ड्राइव पुलिस लगातार चलाएगी। और सघन रूप से जो भी लोग बाहर से आकर बसे हैं, और सभी जिलाधिकारियों को यह भी कहा है कि जो नई ज़मीन खरीदने वाले छोटे छोटे प्लाट घर लेने वाले लोग हैं बाहर से आकर, उनका पहले विधिवत रूप से उनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद ही जो है अनुमति दी जाए। हरिद्वार में प्रस्तावित पॉट टैक्सी योजना का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार के मुख्य बाजार में इकट्ठा हुए शहर
के व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जाहिर किया। व्यापारियों का कहना है कि पॉट टैक्सी का प्रस्तावित रूट यहां के व्यापार के लिए हानिकारक होगा, इसलिए प्रोजेक्ट का रूट बदलकर नया रूट बनाना चाहिए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और कोर्ट की शरण भी लेंगे। इसका यह है कि जो पोर्ट टैक्सी आ रही है इसका स्वरूप का विरोध है, किसी योजना का विरोध नहीं है। हमारा बहुत स्पष्ट कहना है सरकार के नुमाइंदों से, सरकार से, कि अगर इसका विरोध होगा 1,00,000% अगर इसका स्वरूप नहीं बदला गया, इसकी योजना को नहीं बदला गया। हमारा कहना है पोर्ट टैक्सी लाओ, कॉरिडोर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन हरिद्वार के व्यापारी का सर्वोपरि हित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक ले जाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये धरना प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और योजना आयोग में भी जाएंगे, जहां जाना होगा वहां जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वो कौन 5 प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के 2 दिग्गज तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत। वहीं इन दोनों में से हरिद्वार लोकसभा सीट से किसको टिकट मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी ने कहा है कि हरीश रावत जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा किसको टिकट देना है किसको नहीं, ये तो हाईकमान तय करेगा। देखिए, ये मामला हाईकमान का है और लोकतंत्र में कोई भी कहीं से दावेदारी कर सकता है। बाकी टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये हाईकमान का काम है। और जहां पर हरीश राव जी की बात है तो आप देखते हैं कि आज जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम 46 साल की उम्र में नहीं कर पा रहे हैं, 70-72 साल की उम्र में पूरे प्रदेश में जो है विकास कार्यों को लेकर एक अलग जगह रहे हैं और उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो हमको उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि हमको उनके जो है उनसे कंपटीशन करने की सोचनी चाहिए। बल्कि जो काम वो कर रहे हैं वो हमारा काम था, हमने करना चाहिए था। तो वो ये जो है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सब के लिए जो है एक रास्ता बना रहे हैं कि भाई किस तरह आपको जो है जनता के बीच जाना है और किस तरह आपको जनता के मुद्दों को लेकर सड़क में जो है उतरना है, ये वो सिखा रहे हैं। बाकी चुनाव लड़ना तो। मेधा पाटकर ने जोशीमठ में भूमि धंसाव प्रभावितों के आंदोलन को समर्थन दिया है। यहां दरारों के कारण अभी तक जिंदगी ठीक तरह से पटरी पर नहीं आ सकी है। इस बीच जोशीमठ में चल रहे आंदोलन को लेकर दो तरफा राजनीति शुरू हो गई है। यहां आई दरारों को लेकर आंदोलन कर रहे पीड़ित परिवारों के बीच पर्यावरणविद और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर यहां पहुंची और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। इस दौरान पाटेकर ने उत्तराखंड के लिए सरकार के विकास मॉडल को विनाश मॉडल करार दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाओं का काम किया जा रहा है वो देवभूमि के हित में नहीं है। पाटेकर ने कहा कि उनका जल जंगल और जमीन से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जोशीमठ के पीड़ित परिवारों की सुध लेकर उनको उचित विस्थापन और पुनर्वास देना चाहिए। साथ ही जोशीमठ के लोगों की सरकार के साथ जो सहमति बनी है उस पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। प्रदेश के 51 स्थानों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत मसूरी में शहर कांग्रेस के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक से माल रोड होते हुए शहीद भगत सिंह चौक तक गई। इस मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। उन्होंने जनता का आह्वान किया कि कांग्रेस से जुड़ें और उसे शक्ति दें, जिससे लोकतंत्र के दोनों पहिए मजबूत रहें। हरीश रावत ने कहा कि विपक्ष को मजबूत करें, अगर वो कमजोर होगा तो जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि मसूरी का माल रोड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में काम पूरा नहीं किया गया तो वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने उपवास करेंगे। हरदा ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से अलग ये यात्रा भी कांग्रेस की है। उन्होंने 55 साल कांग्रेस को दिए हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी कभी भी।